अगर आप गूगल या फिर यूट्यूब पर टिन का डब्बा कार लिखोगे ना तो पूरा का पूरा पेज मारुति की गाड़ियों से भर जाएगा और उनमें भी जो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स होंगे वो होंगे बलिनो, स्विफ्ट या फिर डिजायर के। सुजुकी कार्स का इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो है, लेकिन फिर भी जिन कार्स को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये 2-3 कार्स ही हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। इन गाड़ियों की आउटर शीट इतनी ज्यादा पतली है कि अगर आप टेक लेकर भी खड़े हो जाते हैं ना तो इनके आउटर बॉडी पर डेंट पड़ जाता है। लेकिन शायद से अब ये सब कुछ पास्ट की बातें होने वाली है, क्योंकि मारुति ने अब एक बहुत ही भयानक और ड्रामेटिक चेंज किया है जिसने सबको चौंका के रख दिया है। हाँ, मैं यहाँ पर डिजायर की 5 स्टार रेटिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज के बारे में ही बात कर रहा हूँ। डिजायर वही कार है जिसकी पिछली जनरेशन सिर्फ 2 स्टार लेकर आई थी ग्लोबल एनकैप में, लेकिन अब ये सीधा 5 स्टार पर जंप कर चुकी है। और ये 5 स्टार रेटिंग सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है। इस गाड़ी के जो सेफ्टी स्कोर्स हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि सेफ्टी के मामले में अब ये महिंद्रा, VW, स्कोडा, हुंडई जैसे ब्रांड से भी आगे निकल चुकी है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कैसे डिजायर के 5 स्टार लाने के पीछे थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी जुड़ी हुई है। और इसी वीडियो के अंदर हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्यों इस गाड़ी का 5 स्टार लेकर आना सिर्फ इस गाड़ी तक ही सीमित नहीं है। इसने मारुति की पूरी इमेज को बदल के रख दिया है और अब हुंडई, टाटा और बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं जो थोड़ी सेफ कार्स बना रहे थे इंडिया के अंदर, वो अब खतरे में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही और भी ज्यादा डिटेल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। मारुति डिजायर के ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार रेटिंग लाने वाली जो खबर है ना वो आग की तरह फैल रही है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार को पोर्ट्रे करने के लिए अपनी सबसे वीक कार को चुना है। सुजुकी चाहती तो विटारा ब्रेजा की नेक्स्ट जनरेशन को 5 स्टार रेटिंग दिलवा सकती थी, जो कि ऑलरेडी 4 स्टार ला चुकी है, या फिर वो ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी को भी ग्लोबल एनकैप में बेचकर 5 स्टार रेटिंग अचीव करवा सकते थे। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो मारुति के 5 स्टार लाने की खबर इतनी तेजी से नहीं फैलती जितनी डिजायर के केस में फैली है, क्योंकि उन गाड़ियों से तो हमें ऑलरेडी उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगी, लेकिन डिजायर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इवन दो ये एक अच्छी बात है कि उनकी गाड़ी अब 5 स्टार रेटिंग लेकर आई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक मार्केटिंग ट्रिक छुपी हुई है, और इस मार्केटिंग ने उनके लिए बहुत ही अच्छा गेम खेला है, जिसकी वजह से उनको अब और भी ज्यादा नाम मिलने वाला है। वैसे मैं इसे मार्केटिंग ट्रिक इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि सुजुकी ने डिजायर को वॉलंटियरली भेजा है टेस्ट कराने के लिए। यस, ये पहली गाड़ी है जो सुजुकी ने अपने आप ग्लोबल एनकैप में टेस्ट करने के लिए भेजी है, और ये अपने आप में ही एक थोड़ी सी बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि सुजुकी ही वो ब्रांड है जो ग्लोबल एनकैप में अपनी गाड़ियों को भेजने के सख्त खिलाफ था। 2020 के ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर CV रमन ने बोला था कि सुजुकी वॉलंटियरली अपनी गाड़ियां कभी भी ग्लोबल एनकैप के अंदर नहीं भेजेगी, और उन्होंने ये भी बोला था कि उनकी कार्स गवर्नमेंट मैंडेट्स को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं, तो वो उस हिसाब से सेफ है जितनी इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए। हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये जरूर बोला था कि अगर उनको आगे चल के भारत एनकैप की रिजीम को फॉलो करना पड़ता है तो वो जरूर करेंगे। खैर, भारत एनकैप के अंदर भी वो अपनी गाड़ियां भेज रहे हैं, लेकिन ग्लोबल एनकैप को डिक्लाइन करने के बाद खुद अपनी गाड़ी वहां भेज देना और मशहूर हो जाना, ये थोड़ा सा मार्केटिंग वाला सिस्टम लगता है। लेकिन जो भी हो, बात तो सच है, ये गाड़ी 5 स्टार लेकर आई है, और ऐसे लेकर आई है कि महिंद्रा जैसी सेफ कार बनाने वाली कंपनी भी इससे थोड़ी सी पीछे हो गई है, क्योंकि सेफ्टी टेस्ट के अंदर जितने नंबर्स ये गाड़ी लेकर आई है ना, उतने नंबर बहुत कम कार्स लेकर आ पाती हैं। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखो, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 की स्टार रेटिंग मिलती है ना, ये पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, और ये पॉइंट्स पहले आउट ऑफ 17 दिए जाते थे फॉर एडल्ट सेफ्टी एंड आउट ऑफ 49 दिए जाते थे फॉर चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग्स। लेकिन ग्लोबल एनकैप ने 2022 के अंदर अपनी नई स्कोरिंग रिजीम लॉन्च करी थी, जब उन्होंने अपनी टेस्टिंग को और भी ज्यादा सख्त कर दिया था, और इस रिजीम अपडेट के बाद इन्होंने अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के अंदर जो पॉइंट्स थे वो आउट ऑफ 34 कर दिए, और जो चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए स्कोरिंग थी वो सेम रखी, यानी कि आउट ऑफ 49। अब अगर हम इन नंबर्स को डिजायर के केस में देखें तो इस गाड़ी को 31.2 स्कोर्स मिले हैं आउट ऑफ 34 इन अडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो इसको 39.2 मिले हैं आउट ऑफ 49। अब चाइल्ड सेफ्टी के मामले में देखें तो जितनी भी गाड़ियां नई स्कोरिंग रिजीम के अंदर टेस्ट हुई हैं उनके कंपैरिजन में इस गाड़ी का स्कोर या तो बेटर है या फिर बेकार है, कहीं मिडिल में ही आता है। लेकिन अगर हम एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी का स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है और ज्यादातर गाड़ियों से ऊपर है, क्योंकि अगर हम एडल्ट सेफ्टी के मामले में दूसरी B सेगमेंट गाड़ी की बात करें यानी कि अमेज की, तो उस गाड़ी को सिर्फ 27.85 का स्कोर मिला था, जिसकी वजह से एडल्ट सेफ्टी के मामले में उस गाड़ी को सिर्फ 2 स्टार्स मिले थे। इसके अलावा जो वर्ना है यानी कि जो C सेगमेंट की गाड़ी है उसको 5 स्टार तो मिले थे, लेकिन उसका स्कोर 28.18 था, यानी कि डिजायर से कम। वर्टस का 29.71 था, यानी कि अगेन डिजायर से कम। और सबसे चौंकाने वाली बात, स्कॉर्पियो एन का भी 29.25 था, यानी कि अगेन डिजायर की रेटिंग से कम था। ये स्कॉर्पियो एन को तो चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में भी डिजायर से कम रेटिंग मिली है। हाँ, बस टाटा की हैरियर सफारी और नेक्सॉन ही 2-3 ऐसी गाड़ियां हैं जो सेफ्टी के मामले में डिजायर से ऊपर आती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट सेफ्टी रेटिंग्स। लेकिन इन सबसे ही बड़ी बात यह है कि ग्लोबल एनकैप ने मारुति ने अपना सबसे बेस मॉडल भेजा था डिजायर का, जो कि अक्सर होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ब्रांड्स अपने टॉप मॉडल बेचते हैं या फिर ऐसे मॉडल बेचते हैं जिनके अंदर सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स हों, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है डिजायर के मामले में। तो अब आपको इस पूरे एनालिसिस से ये समझ में आ गया होगा कि मारुति की डिजायर किस लेवल की सेफ बन चुकी है। लेकिन मारुति ने ये सब किया कैसे, चलिए जानते हैं।
तो यार मारुति को 2 से सीधा 5 स्टार रेटिंग तक पहुंचाने के लिए मारुति ने जो सबसे बड़ा चेंज करा है ना, वो है इसकी रीइंफोर्समेंट। मारुति का कहना है कि वो अब डिजायर के अंदर 45% तक हाई टेंसाइल स्टील का यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले डिजायर के अंदर माइल्ड स्टील ज्यादा यूज हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू हाई टेंसाइल स्टील। देखो ये जो हाई टेंसाइल स्टील होती है ना, ये माइल्ड स्टील के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत होती है, और यही स्टील की मजबूती एक बहुत बड़ी वजह बन गई है जिसके चलते मारुति डिजायर का बॉडी शेल तक क्रैश टेस्ट के अंदर स्टेबल पाया गया है, जो कि इस सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के अंदर देखने को बहुत ही कम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इवन टाटा की टिगोर का बॉडी शेल भी स्टेबल नहीं आया था, जिसके चलते उसे 4 स्टार मिले थे। हाई टेंसाइल स्टील के अलावा भी कई रीजंस हैं जिसकी वजह से इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जैसे कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिलने लग जाते हैं, जो कि एक क्रूशियल फैक्टर बन जाता है अच्छी रेटिंग के लिए। नई डिजायर के अंदर ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जो कि अगेन एक एड ऑन है फॉर सेफ्टी रेटिंग्स। इसके अंदर CRS यानी कि चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए आइसोफिक्स माउंट भी मिलते हैं, और इसके अंदर सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलती है, यानी कि रेयर के मिडिल रो वाले बंदे के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है। हाँ, बस वहाँ पे हेडरेस्ट नहीं मिलता, वो भी मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन ये जो मिडिल रो के अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट देने वाली बात है ना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो बीच वाली सीट के लिए एक लैप बेल्ट दे देते हैं। इवन स्कॉर्पियो एन की बीच वाली सीट में भी लैप बेल्ट ही मिलती है, जिसके चलते और कुछ छोटे छोटे सेफ्टी फीचर्स के मिसिंग होने की वजह से इस गाड़ी को ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर 0 स्टार रेटिंग मिली थी। खैर चलो स्कॉर्पियो एन को अब साइड में करते हैं और डिजायर पे फिर से आते हैं। देखो जितने भी ये अपडेट्स हुए हैं ना सेफ्टी वाले, इनकी वजह से डिजायर का थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया है। लास्ट जनरेशन की जो डिजायर थी वो 1098 किलोग्राम्स की हुआ करती थी, लेकिन ये वाली 1153 किलोग्राम्स की हो चुकी है। सुजुकी की एक कार अच्छी रेटिंग्स लाकर कंपटीशन से भी ज्यादा सेफ हो गई है, और लोग इस बात के लिए सुजुकी की खूब तारीफ कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सुजुकी ने इस गाड़ी को इतना सेफ बनाने के बावजूद भी इसके प्राइसेस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है। इस गाड़ी का बेस मॉडल 7.77 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली का पड़ रहा है, वहीं 2 स्टार लाने वाली अमेज का जो बेस मॉडल है वो 8.20 लाख का पड़ता है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि डिजायर की सेफ्टी बढ़ गई है, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है तो इन्होंने माइलेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करा हो। सुजुकी इस गाड़ी पर अभी भी 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम कर रही है, और CNG वाले मॉडल्स पे 33 किलोमीटर पर किलोग्राम की, यानी कि अभी भी ये माइलेज की धुरंधर है। और इंडिया के अंदर बेस्ट सर्विस नेटवर्क, मोस्ट रिलायबल इंजन और सस्ते पार्ट जैसी चीजें तो सुजुकी के पक्ष में हमेशा से ही रहती हैं। और अब जब इन सब फैक्टर्स के साथ सेफ्टी भी जुड़ चुकी है, तो ये कंपनी अब काल बन चुकी है उन सारी कंपनीज के लिए जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी ऑपरेट करती हैं। ये कंपनी वैसे तो पहले भी खतरनाक थी, लेकिन अब ये और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि देखो टाटा और महिंद्रा ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर सेफ्टी को प्रमोट करना चालू करा था, और उसी के दम पे ये सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचते भी हैं। लेकिन इन दोनों ही ब्रांड्स के साथ अपनी कुछ दिक्कतें भी रही हैं, फिर वो चाहे सर्विस रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल रिलायबिलिटी रिलेटेड, और ऐसा खासकर टाटा के साथ है। और टाटा तो बनाता भी उसी सेगमेंट की गाड़ियां हैं जिसके अंदर सुजुकी मास्टर है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुजुकी का एकदम से सेफ ब्रांड बन जाना टाटा की सेल्स पर असर डालेगा? क्या आप जब सुजुकी की कार्स भी सेफ होने लग रही हैं तो लोग बेटर इंजन और बेटर सर्विस को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे? सोचने वाली बात है। अच्छा, इस बड़ी हुई सेफ्टी के बाद अब एक और सवाल ये उठ रहा है कि सुजुकी ने ये काम पहले क्यों नहीं करा जब वो कर ही सकते थे, क्योंकि उनकी माइलेज पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो यार मुझे ये लगता है कि सुजुकी अब उस प्राइस पॉइंट पे गाड़ियां बना रही है जब वो इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जो सुजुकी की ब्रेजा है वो पहली गाड़ी है जो 4 स्टार रेटिंग लेकर आई थी सेफ्टी के मामले में, और ब्रेजा ही ऐसी गाड़ी है जो सुजुकी के लिए एक टाइम पर फ्लैगशिप तक बन गई थी। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सुजुकी गाड़ियां 3.5-4 लाख रुपए से आना चालू हो जाती थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो मारुति के प्राइसेस में और बाकी ब्रांड्स के प्राइसेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा है। ऑल्टो के मिड वेरिएंट्स ही 6-6.5 लाख के पड़ते हैं, और वैगनार के बेस वेरिएंट्स ही 6.5-7 लाख रुपए तक के पड़ते हैं। तो दे हैव दिस प्राइस ब्रैकेट जहां पर वो अब सेफ्टी भी दे सकते हैं, और वैसे भी अगर उन्होंने टॉप पे टिके रहना है तो उनको देनी ही पड़ती, क्योंकि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो सभी सेफ कार्स बनाने लग रहे हैं, जिसकी वजह से सुजुकी का मार्केट शेयर लगातार धीरे धीरे गिर रहा है। हम सभी जानते हैं इस बारे में। तो उनको ये काम तो करना ही था, कल से बढ़िया आज कर लिया, ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने उस गाड़ी के ऊपर ये काम किया है जो एक मिडिल क्लास कार है। ज्यादातर लोग ऐसी ही गाड़ियां लेते हैं, डिजायर, स्विफ्ट जैसी कार्स, और अगर उनको एक सेफ कार मिल रही है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि महंगी गाड़ियां तो ऑलरेडी सेफ है ही। सो कुडोस टू सुजुकी फॉर दिस। बाकी इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स के अंदर अपने विचार भी जरूर छोड़िए सुजुकी की डिजायर के बारे में। थैंक यू।